देखो ऐसा बेतुका भारत बंद कर रहे हैं। आरक्षण में भारत बंद की कोई आवश्यकता नहीं है। दलितों पिछड़ों के द्वारा आज बुलाए गए भारत बंद का पूरे देश भर में ज़बरदस्त असर देखने को मिला। पूरी गलियां, नुक्कड़, मोहल्ले, बाजार सब नीले रंग में रंगे हुए नजर आए। बाजार बंद पड़े थे, ट्रेनें को रोका गया, कहीं बसों को रोका गया, कई चीज़ें प्रभावित हुई, कहीं ज़बरदस्ती की गई, कहीं से तस्वीरें निकल कर सामने आई। वो एंगल कुछ था और उसको मनुवादी किसी और तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं गैंग एक्टिव हो गई है जो किसान आंदोलन, महिला पहलवान आंदोलन और बेरोजगारों के आंदोलन के समय उनको एंटी नेशनल, उपद्रवी, आतंकवादी, खालिस्तानी बताने लग गए थे। वो चीज़ हम बाद में बताएंगे कि उन लोगों की मंशा क्या है और वो क्या क्या लिख रहे हैं। सबसे पहले मुद्दे के ऊपर आ जाइए। बिहार में आज सबसे ज़्यादा प्रदर्शन और सबसे ज़्यादा आक्रामकता इस भारत बंद की देखी गई। तस्वीरें आ रही हैं, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। कहीं पर रेल रोका गया है, कहीं पर लाठीचार्ज भी किया गया है। बड़ी संख्या में लोग ट्रैक के ऊपर बैठ भी गए हैं। बाज़ार में इतना बड़ा जनसैलाब आ गया है कि चारों तरफ मान लीजिए भीम साहब के समर्थक अपने नीले रंग को अपने मन में ही संजोए उच्चारण कर रहे हों और कह रहे हों कि आरक्षण के साथ खिलवाड़ हम करने नहीं देंगे, ये हमारा संवैधानिक हक है। तस्वीरें राजस्थान से भी बड़ी संख्या में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हर जगह पर लोगों ने अपने नियरेस्ट मंडल और तहसील और जिला कार्यालय में प्रदर्शन करके अपनी ताकत दिखाई कि हाँ, हम मनुवादियों को, आरक्षण विरोधियों की जो सोच है, जो मनसा है और मन में जो चीज़ें वो संजोए रखें उसको कामयाब नहीं होने देंगे। ये सारे दिन तस्वीरें तैरते रही। कहीं पर ऐसी खबरें भी आई, बिहार से आई, कि लाठीचार्ज के दौरान एसडीएम साहब को पहचाना नहीं गया, उनको लठों से पुलिस वालों ने सूत दिया। ये तस्वीरें आई। कुछ तस्वीरें ऐसे भी आई जो हिंसात्मक तरीके से उग्र कर देने वाली थी। हालांकि वो एक दो तस्वीरें थी। एक ठेले वाले को पलटा गया, वो गर्म तेल था, उसके ऊपर उलेट दिया गया और उसके पैर जल गए थे। कुछ लोग इस दलित आंदोलन को उपद्रवियों को आंदोलन बनाने में लग गए हैं। ये आज आपको नकेल कस लेने चाहिए और वो ही लोग हैं, उनको मैं बेनकाब भी करूँगा। आज का एजेंडा जान लीजिए। भारत बंद क्यों बुलाया गया था? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने जजमेंट में कि देखिए, सरकारों को क्रीमी लेयर, SC ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर के ऊपर विचार करना चाहिए। उन्हें आदेश में नहीं लिखा था कि क्रीमी लेयर को लेकर उनको काम करना चाहिए। आदेश में क्या लिखा था कि देखिए, SC रिजर्वेशन में आगे वर्गीकरण किया जाए, राज्य सरकार वर्गीकरण कर सकती है। वर्गीकरण बोले तो कोटे में कोटा देना। एक कास्ट को एक रिजर्वेशन मिल रहा है, दूसरी कास्ट को मिल रहा है, तीसरी कास्ट को मिल रहा है, सब कास्टों को मिलाकर SC रिजर्वेशन मिल रहा है। तो उसमें कुछ कास्टों की जनसंख्या ज़्यादा है और कुछ जातियों की जनसंख्या कम है। जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है तो उनके रिजर्वेशन के हिसाब से नौकरियों में और जहाँ पर भी आरक्षण के फ़ायदे मिलते हैं, उनके ज़्यादा कैंडिडेट आगे भर्ती होंगे, उनको ज़्यादा मौके मिलेगा। जिनकी जनसंख्या कम है उनके सदस्य कम होंगे। इसी को हवाला देते हुए लगातार याचिकाएं लगाई जा रही थी कि देखिए, कुछ जातियां आरक्षण मिलने के बाद भी पिछड़ी की पिछड़ी रह गई हैं, जबकि कुछ जातियों को, जिनकी संख्या ज़्यादा है, उनको आरक्षण मिलने के साथ साथ उनका सामाजिक न्याय आगे की तरफ बढ़ गया है। इसलिए कोटे में कोटा दिया जाए। तो 2004 का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि SC में जितनी जातियां हैं वो एक समूह है, उनको अलग अलग जातियों में नहीं बांटा जा सकता, उस निर्णय को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नया निर्णय दिया कि देखिए, आप कोटे में कोटा दे सकते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने निर्णय दिया वो संवैधानिक जो पहलू हैं उन पर खरा उतरता है। सरकार के ऊपर बात है, वो सरकार इसके ऊपर क्या करती है। सरकार ने कह दिया कि देखिए, हम क्रीमी लेयर को लागू नहीं करेंगे। क्रीमी लेयर की आड़ में पल्लू झाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वर्गीकरण के ऊपर सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज ये प्रदर्शन हुआ, दलित समुदाय के, पिछड़े समुदाय के लोगों को ये लग रहा है कि वो चेक कर रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी किसी एंगल से चेक कर रही है कि आरक्षण के साथ हम खिलवाड़ करेंगे तो कितने लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कौन कौन इसका साथ दे रहा है। ये मुद्दा
अगर इसको विपक्ष ही उठा लेगा या तुम्हारे सहयोगी हैं जिन्होंने अतीत में तुम्हारे साथ सरकारें बनाई थी, वो इसमें अग्रणी होकर निकल आएंगे। दलितों का वोट बैंक पूरी तरीके से अब इंडिया गठबंधन के पाले में गया। उस वोट बैंक के ऊपर नज़र है, वो वोट बैंक मायावती जी के, चंद्रशेखर आज़ाद जी के पीछे केंद्रित हो जाए और ये हमारे साथ आ जाए। पर्दे के पीछे ये खेल चल रहा है, समझिए मेरे भाई। ये सोशल इंजीनियरिंग में आपको बताऊंगा। तो लोग सोच रहे हैं, हमारे दलित समुदाय के, पिछड़े समुदाय के लोग सोच रहे हैं कि आरक्षण को टेस्ट करके देखा जा सकता है कि हाथ लगाने पर कोई कुछ कहता है, नहीं कहता है। आज वो चेक किया गया, लोगों ने दिखा दिया कि भीम साहब के द्वारा दिए गए इस आरक्षण को हम हाथ लगाने नहीं देंगे। आज आप कोटे में कोटा दे करके आप ये दिखाएंगे कि देखिए इन जातियों को शोषण हुआ है, इनको सामाजिक न्याय नहीं मिला है, इन जातियों को अब और ज़्यादा आरक्षण दिया जाए। तो एक जाति को आप कैटेगराइजेशन करके, कोटे में कोटा दे करके, वर्गीकरण दे करके आप आरक्षण दे रहे हैं, तो जिन्होंने आरक्षण का फ़ायदा ले लिया उनको आप आरक्षण से बाहर नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? यही भय है दलित समुदाय को। ज़्यादातर लोग पूछते हैं, डिस्कशन हम उनसे करते हैं, तो उनको किसी को दिक्कत नहीं है कि देखिए और जातियाँ जो पिछड़ी हुई हैं उनको आरक्षण उनकी जनसंख्या के हिसाब से दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में लिखा है कि ये नहीं कि देखिए आप अपने वोट के तुष्टीकरण के लिए एक ही जाति के लोगों को 100% आरक्षण दे देंगे। आपके पास जनसंख्या के आंकड़े होने चाहिए कि उनका हिस्सेदारी कितनी है, उसी के हिसाब से आपको आरक्षण देना है। तो ये कानून इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो या न हो, सरकार इसका किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करेगा, ये भय इस देश के लोगों में, हमारे दलित पिछड़े समुदाय के लोगों में है। अभी शिक्षक भर्तियों का घोटाला चल रहा था, 69,000 शिक्षक भर्तियों का एक तरीके से मत उसको घोटाला ही कहूँगा, वो भर्तियाँ रद्द करनी पड़ी। 15,000 हमारे पिछड़े और दलित समुदाय के लोगों की भर्तियाँ होनी थी, जिनको आरक्षण 30-35% मिलना था, उनको 6% या 7% आरक्षण देकर निपटा दिया गया। इतना बड़ा घोटाला आरक्षण में किया गया था और हवाला क्या क्या दिया गया। तो यही लोगों के मन में भय है कि संविधान लागू करने वालों की मनसा अगर सही है तो वह सही तरीके से लागू होता है, उनकी मनसा गलत है तो उसको तोड़ मरोड़ भी सकते हैं। इसलिए बाबा साहब के आरक्षण के वर्गीकरण या कोटि में कोटि देने की आड़ में जो ये आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, और सरकार सिर्फ कर्मी लेयर को हम देखिए नहीं लागू होने देंगे SC कोटा में, इससे पल्लू झाड़ रही है, तो ये भय का माहौल और लोगों के मन में संशय पैदा कर रही है। या तो इसको आजीवन खत्म करिए, क्रीमी लेयर के खिलाफ आप अध्यादेश मंगाइए, अन्यथा समर्थन वापस लीजिए। आज पूरा भारत का ST SC EBC की भावना सड़कों पर है, ये आप देख लीजिए। आरक्षण की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरक्षण की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। जातिगत जनगणना करो, उसके उतने हिस्सेदारी, उसके उतने हिस्सेदारी। मैं तो आप सबके विचार जानना चाहता हूँ कि कोटे में कोटे देने से, मान लीजिए कोई हमारी पिछड़ी जातियाँ हैं, पिछड़ी में पिछड़ी जातियाँ हैं, उनको कोटे में कोटे देने से कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, या फिर जिन जातियों की संख्या ज़्यादा, जनसंख्या ज़्यादा है, उनका कितना नुकसान हो सकता है, इसका निवारण क्या हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये लिख कर दिया है कि हिस्सेदारी के अनुरूप आरक्षण दिया जाएगा। अब ज़्यादा जनसंख्या है एक की, तो ये नहीं कि उन्हीं को सारा आरक्षण दे दिया जाए। जिनकी कम संख्या है, ये नहीं कि देखिए उनको बिल्कुल ही कमतर, नाम मात्र ही उनको आरक्षण दिया जाए, उनकी संख्या के हिसाब से आरक्षण दिया जाए। और ये बात आज निकल कर भी आई। प्रदर्शनकारियों ने सरेआम आज भारत बंद के दौरान नारे भी लगाए, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हिस्सेदारी के अनुरूप हमें न्याय दीजिए। वीडियो सुना तो महिलाएं और बच्चे और दूसरे लोग प्रदर्शन करने में कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये क्या हो गया भाई साहब? उनका प्लान तो कुछ और ही था। वो तो चाहते थे कि ये सारा का सारा मुद्दा इंडिया गठबंधन के पाले से निकल जाए और हमारे समर्थक जो अतीत में रहे हैं उनके पाले में आ जाए। लेकिन ये तो इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी का जो नैरेटिव था कि जिसकी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, और हम आएंगे तो जातीय जनगणना कराएंगे, और कुछ चुनिंदा लोग जो 90% 95% लोगों का हक मार कर बैठे हैं, उनसे लेकर के जो योग्य है उनके अंदर बांटेंगे। बात तो ये वही होगी। जनता और हमारे दलित समुदाय का मूड तो किसी दूसरी तरफ ही चलने लगा।
क्या फ़ायदा पहुंचा। तो इसीलिए अब जो अतीत में इन्होंने वक्फ बोर्ड को जेपीसी के पास भेजा है, ब्रॉडकास्टिंग बिल इन्होंने वापस ले लिया है, और अब ये मुद्दा आया है, एडवर्टाइजमेंट लेटर एंट्री वाली भी वापस ले ली गई थी, इस मुद्दे को भी वो ठंडे बस्ते में डालने के लिए मजबूर होंगे। और इनके संघी लिब्रांडो नफरतबाज यूं ही बिलबिलाते रहेंगे। वो इनके लिए माहौल बनाते हैं, उठ रही आवाज़ों को दबाने के लिए उनके ऊपर लानत भेजते हैं, गलत तरीके से प्रदर्शित करते हैं, बदनाम करते हैं, छोटी छोटी वीडियो कट कट करके और ऐसे तस्वीरें सामने लेकर के आते हैं कि पूरे आंदोलन के बदनाम करते हैं, और उसी आंदोलन के आगे मोदी जी झुक जाते हैं। तो इनकी इतनी फजीहत होती है। मैं कहता हूँ ना, स्टैंड होना चाहिए आदमी का। एक आदमी की विचारधारा और स्टैंड नहीं है, और वो बार बार हिचकोले खा रहा है। सरकार झुक गई तो ये भी चुप बैठ गए, पहले सरकार नहीं झुकी थी तब तक खूब तरीके से उसकी पैरवी कर रहे थे। तो भाई साहब, दलाली की कोई बिशाद नहीं होती। कागज़ के टुकड़ों पर पलने वाले सत्ताधारी पार्टी के इशारों पर नाचने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। तो कभी इधर कभी उधर। दिखाना चाहूँगा आज का ये आंदोलन था, इनको महसूस होने लगा कि ये सारे के सारे आंदोलन का एंगल इंडिया गठबंधन की भावनाओं के अनुरूप ही होता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पाले में नहीं है। मोदी जी के ऊपर ही उल्टा क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि आरक्षण के साथ आप थोड़ा सा दूर से हाथ हिलाकर लगा रहे हैं, देख रहे हैं, इसके बाद आप यहाँ कोई ज़रूरी नहीं इसके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, क्रीमी लेयर नहीं बनाएंगे। जिन्होंने आरक्षण का फ़ायदा ज़्यादा दिनों तक ले लिया वो उनको आप बाहर नहीं करेंगे। आज भी घटनाएं देखने को मिलती हैं। IAS अफसर रिटायर है, उनको भी घोड़ी, उनके बेटे की घोड़ी निकलने नहीं दी जाती है। सामाजिक न्याय के बेसिस पर ही तो आरक्षण आया था। आप किसी को नौकरी दे रहे आरक्षण के आधार पर, वो नौकरी लग गया, उसके पास थोड़ा सा आर्थिक आत्मबल हो गया है, तो उससे सामाजिक न्याय दूर हो गया। देख लीजिए, रिटायर्ड IAS अफसर के बेटे की घोड़ी निकालने के लिए भी लोगों को परेशानी होती है। तो इसीलिए क्रीमी लेयर का भी SC रिजर्वेशन में विरोध किया था। लेकिन हम लौटते हैं नफरती चिंटुओं के ऊपर, उन मंडली के ऊपर जो किसान आंदोलन और महिला पहलवान आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों को बदनाम कर रहे थे। पहलवानों को जीजा साली गैंग कह रहे थे, मियाँ खलीफा को बुला लो, पैसे वापस कर दो, पद से इस्तीफा दे दो। किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, यहाँ तो इनके आंदोलन में बलात्कार होते हैं, ये कहकर ही बदनाम किया गया था ना। याद होगी ना वो तस्वीर आपको। हमारे बेरोज़गार युवाओं को लठ मारे गए थे, उनको क्या बदनाम किया गया कि इनके अंदर स्किल ही नहीं है और आ जाते हैं नौकरी मांगने के लिए। वही मंडली, उसी मंडली के कुछ लोग उसी विचारधारा के अनुरूप क्या क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपके स्क्रीन पर प्ले ही करा देता हूँ। प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, टायर जला रखे हैं, एक बस वाला आता है, टायर के ऊपर से बस को निकालने का प्रयास करता है, आप देख सकते हैं वीडियो। और जो प्रदर्शनकारी थे, बस एकदम से रुकती है, आगे अवरोध था, बस से कुछ लोग भी उतरते हैं और आगे से भीड़ को हटाते हैं। वहाँ बाहर खड़े लोग भी भीड़ को हटाते हैं, और कुछ प्रदर्शनकारी पिछले टायर के पास जो आगजनी टायर जल रहा है, बस ऊपर आ गई है, उसको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं ताकि पीछे वाले टायर में आग नहीं लगे, और बाद में बस को निकाल दिया जाता है। ये पूरा घटनाक्रम बिल्कुल स्पष्ट है, आपने देखा। ड्राइवर निकालना चाहता था बस का, इसलिए टायर के ऊपर आ गया। लेकिन कैसे प्रदर्शित किया जा रहा है, दीपक शर्मा का ट्वीट आपके स्क्रीन पर। नीले आतंकियों ने की 35 बच्चों को जिंदा जलाने की साजिश। बिहार के गोपालगंज में भारत बंद के नाम पर एक स्कूल बस को आग लगाने की कोशिश की, पर ईश्वर की कृपा से सभी बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन कई बच्चे सदमे में हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। बताइए, क्या प्रदर्शनकारियों ने बस को आग लगाने की और 35 बच्चों को जिंदा जलाने की कोशिश की? लापरवाही ड्राइवर की क्या गिनी नहीं जाएगी? प्रदर्शनकारियों ने मान लिया, हम मानते हैं कि उन्होंने टायर जला रखे थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके ऊपर बस किसने चढ़ाई? स्टीयरिंग तो ड्राइवर के हाथ में था ना, जल्दबाजी कौन कर रहा था? मुझे बताइए, ये क्या प्रदर्शनकारियों के द्वारा 35 बच्चों को जिंदा जलाने की कोशिशें थीं? और एक ये दीपक शर्मा ही नहीं, सारे इस मंडली के सदस्य जो हिंदुत्व के ठेकेदार बने रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हर बार बचाने के लिए आ जाते हैं, वो इस खबर को बड़ी संख्या में प्रसारित करने लग गए हैं कि 35 बच्चों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। एक तस्वीर और दिखाता हूँ, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। बहुजन समाज पार्टी का झंडा जिला मुख्यालय के ऊपर गाड़ दिया गया है। ये तस्वीर जिसके सामने आ रही है वो कह रहा है कि ये प्रदर्शनकारी हैं, ये आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, इनकी मनसा क्या है। इस तरह की तस्वीरें जब आती हैं तो आंदोलनकारियों के ऊपर सवाल उठते हैं कि देखिए, एक पार्टी का झंडा जिला मुख्यालय सरकारी बिल्डिंग के ऊपर कैसे लगाया जा सकता है? इस देश में लोकतंत्र है, लोक राज में एक पार्टी का ही राज थोड़ी ना होता है। सवाल उठते हैं, स्वाभाविक तौर पर उठते हैं। लेकिन आपके आंदोलन में कौन लोग घुस रहे हैं उसको आप पहचानना
हम किसान आंदोलन में ये चीज़ें बखूबी देख चुके हैं, महिला पहलवानों के आंदोलन में देख चुके हैं, जो आएंगे आपके हिमायती बन करके, जो आएंगे कि हम आपके साथ ही दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके मन में कोई एजेंडा छुपा होगा, वो काम करके चले जाएंगे, ऐसे ही झंडे वाली हरकत करेंगे और जांच के नाम पर वो ठंडे बस्ते में जाएगी। क्यों? पता है ये कहाँ से आया, कौन आया है। तो बदनामी का तमगा दलित पिछड़ा समुदाय को उनके ऊपर न बंधे, इसकी पूरी से पूरी कोशिश करनी चाहिए। लोकतांत्रिक हक है प्रदर्शन करने का, हिंसा करने का हक ना तो हमारा, ना आपका, ना किसानों का, ना महिला पहलवानों का, ना बेरोजगारों का। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन आप कीजिए, आप अपने हकों के लिए लड़िए। जब सड़कें वीरान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, इस बात को मत भूलिए। इसी बात के लिए पहलवान भी आए, बेरोजगार भी आए, महिलाएं भी आई और भाई साहब हमारे किसान भी आए, और आज भी वो किसान बैठे हुए हैं। आंदोलन से ही चुने हुए लोग जो संसद के अंदर बैठे हैं उनको लाइन के ऊपर लाया जा सकता है, अपने हक मनवाए जा सकते हैं। नहीं तो वो जिनसे फ़ायदा मिल रहा है, जो पैसा जहाँ से आ रहा है सरकार बनाने के लिए, प्रचार करने के लिए, चुनी हुई सरकारों को तोड़ने के लिए, वो लोग उन्हीं को बनाने में लगे रहेंगे। अपना हक की आवाज़ उठाना आप भूलिएगा मत। और पूरे मुद्दे को वही चुनिंदा लोग जो किसान आंदोलन में भी किसानों को बदनाम कर रहे थे, ये किसान नहीं, असली किसान तो खेत में काम कर रहा है, ये तो अर्बन नक्सल है, ये प्रायोजित है। ये पहलवान का, इन पहलवानों का तो करियर ही खत्म हो गया, ये तो सीधे ओलंपिक जाना चाहते हैं, दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा प्रायोजित है। ये असली पहलवान नहीं, असली पहलवान तो खाड़े में मेहनत कर रहे हैं। अरे ये बूढ़ी और बुजुर्ग औरतें जो शाहीन बाग में बैठा रखी हैं तो पैसे देकर लाई गई हैं, और इनका कोई मनसा थोड़ी ना है। ये कानून तो दूसरे देश के मुसलमान यहाँ न आए या दूसरे देश के हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको यहाँ लाने के लिए हैं, तो इनको क्या दिक्कत हो रही है। यानी कि कहानियाँ बना करके यही लोग हर बार उस सरकारी नुमाइंदों को बचाने के लिए, उनको सही ठहराने में हर बार आ जाते हैं, और हम भूल कर जाते हैं इन लोगों के असल चाल चरित्र चेहरे को पहचानने में। इनको पहचानिए और आंदोलन में ऐसे लोग न घुसें जिसके चलते पूरा आंदोलन बदनाम हो। हिंसक घटनाएं होंगी तो आंदोलन कमज़ोर होता है, कम बलशाली होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। पूरा मुद्दा मैंने बता दिया, मसला क्या है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था, वर्गीकरण का मामला है। वर्गीकरण के जरिए दलित समुदाय को लग रहा है कि आज ये हाथ लगा कर देख रहे हैं, आज ये कोटे में कोटा दे रहे हैं, एक जाति को पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाया है, उनके ज़्यादा कैंडिडेट भर्ती नहीं हो पाया, और भी दूसरे जगह आरक्षण में फ़ायदा नहीं मिल पाया, वो पिछड़े रह गए हैं, इसलिए उनको कोटे में कोटा देने की ज़रूरत है। बाद में उनकी हिस्सेदारी की बात आ जाती है और जनसंख्या की बात आ गई, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। तमाम आंदोलन किस तरीके से चला और किस तरीके से जा रहा है, मोदी साहब को तो मजबूर होना ही पड़ेगा। लेकिन जो खिलवाड़ टेस्ट करके देख रहे हैं उनको भी पता लग गया होगा कि आज के प्रदर्शन से कि ये टेढ़ी खीर है भाई साहब, इतना आसान काम नहीं है आरक्षण को हाथ लगाकर उसको अपने तरीके से मनुवादियों की सोच के अनुरूप बदलना। मनुवादी क्या चाहते थे? वो तो भाई साहब महिलाओं को बराबर का हक देने के लिए भी राजी नहीं थे। ऐसे संविधान उन्हें नहीं चाहिए था जो बराबरी का हक देता हो, और ये तो बाबा साहब ने आरक्षण दे दिया। वो भाई साहब जो बराबरी के हक से खुश नहीं हो सकते, वो नहीं देखना चाहते कि ये व्यक्ति मेरे बराबर हो, वो आरक्षण से कैसे खुश हो सकते हैं। और वहीं कुछ लोग अपने अंदर ठसक पाले हुए हैं कि हम ही सभी पदों पर रहें, उच्च पदों पर रहें, हम ही सरकार में रहें। जब उनकी ज़मीन खिंचाती है, जब असल बासिंदे उठकर अपना हक मांगते हैं, तो उनको लाजमी है दिक्कत होती है, और दिक्कत होती है तो वो आंदोलन को बदनाम करना ही है। चल पड़ेंगे अनेकों तरीके से। इसलिए पूरे माया जाल से जो अतीत के आंदोलन निकल चुके हैं, उसके आगे क्या क्या रोड़े आएंगे मैंने पहले ही आपको बता दिया। सोचिए, विचारिएगा, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।